हेलो बच्चों, देखिए जो चर्चा हो रही थी यंग के द्विक रेखा क्षेत्र प्रयोग में दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों की स्थिति के लिए व्यंजक और उसकी चौड़ाई के लिए फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक। तो कल मैंने स्थिति के लिए व्यंजक बताया। एक चीज़ आपको ये बता देता है कि दीप्त फ्रिंज के लिए मैंने आपको बताया दीप्त फ्रिंज के लिए जरूर याद रखिएगा। दीप्त फ्रिंज के लिए कालांतर जो होता है, कालांतर डेल्टा फाई बराबर होता है 2m फाई। पथांतर होता है डेल्टा x बराबर यम, जहां यम का मान क्या होता है, यम बराबर क्या होता है 0 1 2 3। यम बराबर 0 केंद्रीय फ्रिंज के लिए है, यम बराबर प्रथम दीप्त फ्रिंज के लिए, यम बराबर 2 द्वितीय फ्रिंज। और दीप्त फ्रिंज की स्थिति जो आपकी आई थी, दीप्त फ्रिंज की जो स्थिति आई थी उसको यक्ष भी कहते हैं या यक्षियम भी कुछ लोग कहते हैं। आप यक्षियम भी लिख सकते हैं या केवल यक्षियम, यानी केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की स्थिति कैसे निकाली जाती है। यक्षियम बराबर यम डी लैम्डा बाई स्मॉल, ये फार्मूला। यम बराबर अगर 0 रखोगे तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज एक समान नहीं है, तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज बनी वही जहां से स्टार्ट होता है। यम बराबर 1 रखोगे तो प्रथम दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से स्थिति मालूम हो जाएगी, दूरी मालूम हो जाएगी। यम बराबर 2 रखोगे तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से एक और डायरेक्शन में है द्वितीय दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी मालूम है। ऐसे रखते चला जाओ, आपको मालूम हो सकता है। अब अगर हम अदीप्त फ्रिंज की बात करें, अगर हम अदीप्त फ्रिंज की बात करें तो कालांतर जो होता है वो होता है 2m माइनस 1 जहां m का मान 1 2 3। पथांतर होता मैंने बता दिया था m माइनस 1 बाई 2 लैम्डा। और अदीप्त फ्रिंज की स्थिति xm बराबर होता है m माइनस 1 बाई 2 डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, जहां डी जो होता है कैपिटल डी स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी होती है, लैम्डा परिक्र प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है, और डी जो है स्लिटों के बीच अंतराल, स्लिट अंतराल जिसे कहते हैं। ये तो था दीप्त व अदीप्त फ्रिंज की स्थिति के लिए व्यंजक। अब आते हैं फ्रिंज चौड़ाई। इतना तो आपको मैंने बता दिया था। अब आते हैं फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक। देखिए फ्रिंज मैंने बताया किस तरीके से बनता है, इस तरीके से फ्रिंजें बनती हैं, जिसमें चमकदार पट्टी दीप्त बैंड को दीप्त फ्रिंज कहते हैं और काली पट्टी होती है वो अदीप्त फ्रिंज को कहते हैं। इसमें मैंने कहा था किसी एक को केंद्रीय माना जाता है और उसकी संगत अन्य फ्रिंजों की स्थितियां निकाली जाती है इस केंद्रीय फ्रिंज से। आप ध्यान दीजिएगा, दो अदीप्त के बीच में, दो दीप्त के बीच में एक अदीप्त बनता है और दो अदीप्त के बीच में, दो दीप्त के बीच में क्या बनता है, एक अदीप्त पट्टी बनती है। और दो अदीप्त के बीच में क्या बन रहा है, एक दीप्त पट्टी बनती है। जैसे ऐसे एग्जाम्पल, मान लीजिए केंद्रीय फ्रिंज है, अब इस केंद्रीय फ्रिंज से जो पहली दीप्त बनी है, प्रथम
उसकी दूरी 3 सेंटीमीटर, और केंद्रीय फ्रिंज से जो दूसरी दीप्त बनी उसकी दूरी 5 सेंटीमीटर है। दूसरी फ्रिंज की दूरी कितनी है केंद्रीय फ्रिंज से, कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो प्रथम अदीप्त और द्वितीय अदीप्त, मान लीजिए प्रथम अदीप्त और ये द्वितीय अदीप्त हो गए, तो उनके बीच में क्या मिल रहा है, अदीप्त बन रहा है, क्यों बन रहा है, दो अदीप्त के बीच में एक अदीप्त होता है। तो प्रथम दो अदीप्त के बीच में एक अदीप्त बनता है, तो इसका मतलब अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी, इसका मान कितना है, 5 में से 3 घटा दीजिए, तो कहने मतलब अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कितनी आएगी, 2। इसी सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब आता है नंबर 1, मैंने आपको बता दिया, नंबर 2, नंबर 3 की बात करें। आता है दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक आपको बताना है। तो फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक बताएंगे, देखो ध्यान से। तो आप जानते हो कि दीप्त फ्रिंज की स्थिति क्या होती है, दीप्त फ्रिंज की स्थिति xm बराबर या x बराबर m d लैम्डा बाई स्मॉल। उपरोक्त समीकरण में m बराबर 0, 1, 2, 3, 4 रखने पर क्या मिलेगा, xm बराबर क्या मिलेगा, 0 रखेंगे 0 मिलेगा, d लैम्डा बाई स्मॉल d मिलेगा, 2d लैम्डा बाई स्मॉल d मिलेगा, 3d लैम्डा बाई स्मॉल d मिलेगा, ऐसे। तो फ्रिंज चौड़ाई की जो परिभाषा होती है, किन्हीं दो क्रमागत दीप्त व अदीप्त, दीप्त या अदीप्त, फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई, इन्हीं दो क्रमागत दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फ्रिंज चौड़ाई। अब दीप्त फ्रिंज की स्थिति आपको मैंने बता दिया, रूप समीकरण में बराबर है, तो ये नहीं है कि ये क्या निकला है, ये केंद्रीय फ्रिंज की स्थिति निकली है, ये प्रथम दीप्त की स्थिति निकली है, कहाँ से, केंद्रीय फ्रिंज। और ये क्या निकली है, द्वितीय दीप्त फ्रिंज की स्थिति निकली है, कहाँ से, केंद्रीय फ्रिंज से। और ये निकली है कोई भी दो क्रमागत फ्रिंजों के बीच की दूरी। तो देखिएगा, तो इनके बीच की दूरी क्या आएगी, अगर इसमें से इसको घटाया जाए तो d लैम्डा बाई डी, इसको इससे घटाया जाए तब भी क्या है, d लैम्डा बाई डी है। तो इसलिए अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, जिसको हम बीटा लिखते हैं, कोई भी दो क्रमांक घटा तो अपने आप आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, d लैम्डा बाई स्मॉल। ये अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक है, d लैम्डा बाई स्मॉल। आगे समझ। इसी प्रकार अगर हम बात करें, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति के बारे में बात करें, तो अदीप्त फ्रिंज की स्थिति के लिए क्या फार्मूला होता है, m-1/2 d लैम्डा बाई स्मॉल। और उपरोक्त समीकरण में m बराबर 1, 2, 3, 4 रखने पर xm का मान कितना निकलेगा, अगर 1 रखेंगे तो आ जाएगा d लैम्डा बाई 2d, 2 रखोगे 3d लैम्डा बाई 2d, 3 रखोगे तो 5d लैम्डा बाई 2d। ये ऐसे
तो दो दीप्त के बीच में, दो अदीप्त के बीच में क्या बनता है? एक दीप्त बनता है। दो दीप्त अदीप्त के बीच में क्या बनता है? एक दीप्त बनता है। तो इसलिए दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? इसको भी बीटा से लिखते हैं। तो आप कोई भी दो घटा दीजिए, कोई भी दो घटाइएगा, तो इनको इनसे घटाएंगे तो कितना आएगा? 3d लैम्डा बाई 2d में से क्या घटा दीजिए? d लैम्डा बाई 2d घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? हर बराबर है तो ये हो जाएगा 2d लैम्डा बाई 2d, 2 कट जाएगा, कितना आएगा? d लैम्डा। तो ये भी यानी कहने का मतलब दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई भी वही होती है और दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई भी क्या होती है? तो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी? बीटा बराबर d लैम्डा बाई। अतः इसलिए पहले ये इसी प्रकार पहले दीप्त के लिए लिखा और फिर आप क्या लिखेंगे? अदीप्त के लिए। तो स्पष्ट है कि फ्रिंज चौड़ाई क्या हो जाएगी? स्पष्ट है। अतः फ्रिंज चौड़ाई क्या हो जाएगी? बीटा बराबर डी लैम्डा बाई इसका। ये फ्रिंज चौड़ाई के निरंजक है, चाहे वो दीप्त हो अथवा अदीप्त हो। इस फार्मूले में देखेंगे स्मॉल डी बढ़ेगा तो बीटा घटेगा, यानी स्लिटों के बीच अंतराल जितना अधिक होगा फ्रिंज चौड़ाई उतनी ही कम होगी। इसलिए स्लिटों के बीच अंतराल बहुत कम रखो। दूसरा, कैपिटल डी बढ़ाएंगे तो बीटा बढ़ जाएगा। स्लिट से पर्दे की दूरी जितनी अधिक होगी वो बढ़ेगी। और लैम्डा का जो मान होता है वो लैम्डा बढ़ेगा तो बीटा का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कहने मतलब बीटा जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी, बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा और बीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d। अगर स्मॉल लैम्डा और स्मॉल डी नियत हो, लैम्डा और स्मॉल डी नियत हो तो बीटा इस पर निर्भर करेगा। और ये दोनों नियत हो तो बीटा किस पर? लैम्डा पर निर्भर करेगा। और अगर ये दोनों नियत हो तो बीटा किस पर निर्भर करेगा? स्लिट अंतराल पर। तो इस पर कभी कभी सवाल आता है कि पर्दे की दूरी दुगनी कर दें, स्लिटों के बीच की आधी दूरी कर दें तो फ्रिंज चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद इसमें एक शब्द और आता है, जैसे कल जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया था, ये आपका यशमन था, ये द्वीप रेखा चित्र थे और ये आपका कर्ण है। यशमन F2 का लंबवत पर्दे को कहाँ मिल रहा था? ऊपर मिल रहा था। और पर्दे के बिंदु पर P पर मैंने आपको कोई फ्रिंज बनाया था। इनके बीच की दूरी कितनी है? कैपिटल डी माना था, स्मॉल डी। और पर्दे से स्लिट के बीच की दूरी कितनी मानी है? कैपिटल। और तो हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि पर्दे के एक बिंदु डी पर कोई फ्रिंज बन रही है तो हमने फ्रिंज की स्थिति निकाली होगी। कहाँ से निकाली होगी? इस केंद्रीय फ्रिंज से। बिंदु पर हमेशा केंद्रीय फ्रिंज बनता है, दीप्त फ्रिंज ही बनता है। तो इसमें एक और शब्द है, उसको नंबर 4 लिखते हैं दीप्त फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई। कोणीय चौड़ाई दीप्त फ्रिंज की क्या निकालेंगे? कोणीय स्थिति। कोणीय स्थिति मतलब कि जो यहाँ पर दीप्त फ्रिंज बना है, यहाँ से C के साथ कितना कोण बना। ये दूरी मैंने कितनी मानी थी? x मानी थी, x से भी आप मान सकते हैं। और ये एंगल कितना? थीटा। तो दीप्त फ्रिंज की कोणीय स्थिति अगर हम निकालें तो क्योंकि थीटा बहुत छोटा होता है, तो थीटा अगर बहुत छोटा है तो कोण निकालने का फार्मूला होता कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो ये कोण बराबर निकालेंगे क्योंकि थीटा बहुत छोटा होता है। तो थीटा अगर बहुत छोटा है तो थीटा को हम लिख सकते हैं tan थीटा। और tan की डेफिनेशन होती है लंब बटे आधार, यानी कितना हो जाएगा
यक्स बटे, समझा ना। तो दीर्घवृत्त की कोणीय स्थिति इसको चाहे थीटा एम लिख सकते हैं, आप थीटा एम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और ये एक्स एम, अब थीटा या थीटा एम दोनों हो सकते हैं। तो कोणीय स्थिति क्या हो जाएगी, थीटा एम बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा एम, क्योंकि थीटा बहुत छोटा होता है तो थीटा को tan थीटा लिखा जा सकता है, और tan की परिभाषा हो जाएगी एक्स एम बटे tan। एक्स एम का मान जानते होंगे दीर्घवृत्त के लिए क्या होता है, एक्स एम का मान क्या होता है, यम डी लैम्डा बाई कितना होता है, स्मॉल डी बटे कैपिटल डी कट गया, तो थीटा एम बराबर क्या हो जाएगा, यम लैम्डा बाई, ये किसका मान होता है, दीर्घवृत्त की कोणीय स्थिति निकालने का। आया समझ, ये दीर्घवृत्त की कोणीय स्थिति निकालने का फॉर्मूला। इसी तरीके से नंबर 5 लिखेंगे, समझ में आ गया आप लोगों को। इसी तरीके से नंबर 5 अगर लिखें तो अदीर्घवृत्त की कोणीय स्थिति निकालें, तो अदीर्घवृत्त की कोणीय स्थिति भी इसी तरीके से निकालेंगे, पर यहाँ की एक्सएम होगा आपकी अदीर्घवृत्त की स्थिति हो जाएगी। एक्सएम जो है दीर्घ के लिए था, अब यहाँ एक्सएम जो है अदीर्घ के लिए हो जाएगा, तो थीटा एम बराबर क्या हो जाएगा, इसका मान कितना था, यम अदीर्घवृत्त की कोणीय स्थिति क्या है, अदीर्घवृत्त की स्थिति आपकी, इसको रेखीय स्थिति बोलते हैं, डी लैम्डा बाई कितना, स्मॉल डी बटे कितना, कैपिटल डी करेंगे, तो थीटा एम क्या हो जाएगा, यम माइनस 1/2 लैम्डा। ये अदीर्घवृत्त की कोणीय स्थिति निकालने का आगे समझ। तीसरा आपका चौथा क्या था, दीर्घवृत्त की कोणीय स्थिति, ये था अदीर्घवृत्त की कोणीय स्थिति, इसको जाने रहे, सिलेबस में है, जाने रहे। और छठा नंबर है फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई, फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई क्या है, तो फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई कैसे निकालेंगे, वही तरीका लगाएंगे कि दो दीप्त के बीच में एक अदीप्त बनता है और दो अदीप्त के बीच में एक दीप्त बनता है। तो आप देखेंगे कि अगर हम दीप्त फ्रिंज की बात करें, डायरेक्ट आप लिखेंगे पर यहाँ पर आपको समझा देते हैं। दीप्त फ्रिंज की कोणीय स्थिति क्या होती है, थीटा इक्वल टू यम लैम्डा बाई। अब इसमें यम बराबर 0 1 2 3 4 रखोगे, तो यम बराबर अगर हम रखेंगे 0 1 2 3 4, तो थीटा एम का मान क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, लैम्डा बाई डी मिलेगा, 2 लैम्डा बाई डी मिलेगा, 3 लैम्डा बाई डी मिलेगा। ये तो दो क्रमागत दीप्त व अदीप्त या अदीप्त फ्रिंजों की कोणीय स्थिति के बीच का जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं, कोणीय चौड़ाई कहते हैं। तो दो क्रमागत देखिए, कोई भी दो क्रमागत के बीच की दूरी निकालेंगे तो लैम्डा बाई डी निकलेगी, तो दीप्त फ्रिंज की कोणीय स्थिति कितनी निकलेगी, लैम्डा बाई डी, तो कोणीय चौड़ाई निकलेगी कितना, लैम्डा बाई डी। तो कोणीय चौड़ाई निकालने का डायरेक्ट फार्मूला मैं लिख देता हूँ कि दीप्त की फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई जो होती है इसको हम क्या लिखते हैं, थीटा 0 लिखते हैं। कुमार मित्तल की किताब में फ्रिंज चौड़ाई को W लिखा जाता है और कोणीय चौड़ाई को बीटा लिखा जाता है। यहाँ मैंने बीटा लिखा होगा किसके लिए, फ्रिंज चौड़ाई को बीटा, और कोणीय चौड़ाई को थीटा 0 लिखते हैं, वो कितना आता है, लैम्डा। ये अदीप्त के लिए भी वही होता है, अदीप्त के लिए। तो ये फ्रिंजों की स्थितियों के लिए व्यंजक था, उनकी चौड़ाई के लिए व्यंजक था, और इसको आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सवाल भी इससे आते हैं। यंग का विवरण क्षेत्र प्रयोगी का विवरण करता रहा है, और फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक निकालिए। तो मैंने कोणीय चौड़ाई जो निकाली है ये थोड़ा सा उससे अलग थोड़ा सा है, इसलिए पर उसको भी आप लिख लीजिएगा। आपका मेन टारगेट होगा कि फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक बीटा बराबर डी लैम्डा बाई स्क्वायर। अब नोट में जब लिखिएगा तो नोट में लिखिएगा आपका दीप्त फ्रिंज की कोणीय स्थिति,
नोट नंबर 1। नोट नंबर 2 में क्या लिखेंगे, अदिश बिंदु की कोणीय स्थिति डायरेक्ट लिख देंगे। और नोट नंबर 3 में लिखेंगे कोणीय चौड़ाई थीटा 0 बराबर λ/2। ठीक है, तो इतना करने का प्रयास कीजिएगा। नोट्स खुद बनाने का प्रयास कीजिए। हमने पहले बताया होगा कि आवश्यकता पड़ेगी तो मैं नोट्स दे दूँगा, और आप नोट बनाइएगा, नहीं होगा तो मैं एक PDF फाइल बना के दे दूँगा। नोट तो हमारे पास ही है। तो आगे की चर्चा हम कल करेंगे। कल एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है इसी से रिलेटेड, और हमको लगता है कल ये ख़त्म भी हो जाएगा। तो आगे की चर्चा कल करेंगे।